सोचो एक ऐसा मोमेंट जब इंसान फिर से चांद पर कदम रखे, लेकिन इस बार सिर्फ विजिट करने के लिए नहीं बल्कि वहां रहने और आगे बढ़ने के लिए। ये सपना ही है जो नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम को इतना एक्साइटिंग बनाता है। 1960s से 70s के अपोलो प्रोग्राम ने दुनिया को दिखाया कि चांद पर जाना पॉसिबल है, लेकिन अपोलो के बाद लगभग 50 सालों तक इंसान वापस चांद पर नहीं गया। अब आर्टेमिस मिशन उस कहानी को दोबारा शुरू करने नहीं बल्कि उसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाने आया है। आर्टेमिस का मेन गोल सिर्फ मून लैंडिंग नहीं, इसका एम है फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन को मून पर भेजना, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में इक्वालिटी का पावरफुल सिंबल है। साथ ही ये मिशन मून के साउथ पोल पर फोकस करेगा, जहां साइंटिस्ट को वाटर और आइस मिलने की उम्मीद है। ये वाटर फ्यूचर मिशंस के लिए फ्यूल और लाइफ सपोर्ट का बेस बन सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्टेमिस एक स्टेपिंग स्टोन है, मतलब ये सिर्फ मून तक सीमित नहीं है बल्कि ये फ्यूचर में मार्स तक जाने की तैयारी है। जो टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस और नॉलेज यहाँ मिलेगी वही इंसान को और दूर ले जाएगी। आर्टेमिस एक मिशन नहीं, एक विजन है, जहाँ स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी का प्रोजेक्ट बन जाता है। इसी वजह से जब आप आर्टेमिस के बारे में सुनते हो तो ये सिर्फ एक साइंस प्रोजेक्ट नहीं लगता, ये फ्यूचर की एक रियल कहानी है जो अभी लिखी जा रही है। अगर हम आर्टेमिस को समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उस दौर में जब स्पेस रेस अपने पीक पर थी। 1960s में नासा ने अपना अपोलो प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका आइकॉनिक मोमेंट था 1969 का मून लैंडिंग। ये वो वक्त था जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा और दुनिया ने एक नई हिस्ट्री बनती देखी। लेकिन अपोलो मिशंस के बाद मून एक्सप्लोरेशन धीरे धीरे रुक गया। इसके पीछे कई रीजंस थे: हाई कॉस्ट, चेंजिंग पॉलिटिकल प्रायोरिटीज और फोकस का शिफ्ट होना, अर्थ ऑर्बिट मिशंस और स्पेस शटल प्रोग्राम्स पर। रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 50 सालों तक मून पर कोई ह्यूमन मिशन नहीं गया। फिर आता है टर्निंग पॉइंट 21st सेंचुरी में। साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसीज को रियलाइज हुआ कि मून सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर मिशंस का बेस बन सकता है। इसी विजन के साथ 2017 में आर्टेमिस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ऑफिशियली अनाउंस किया गया। इसका नाम भी ग्रीक मैथोलॉजी की गॉडेस आर्टेमिस से लिया गया है, जो अपोलो की ट्विन सिस्टर थी। एक सिंबॉलिक कनेक्शन पुराने और नए मिशन के बीच। आर्टेमिस सिर्फ एक रीस्टार्ट नहीं बल्कि एक अपग्रेड है। जहां अपोलो का गोल रीच द मून था, वहां आर्टेमिस का गोल है स्टे एंड एक्सप्लोर। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग शामिल है। आज आर्टेमिस एक ग्लोबल एफर्ट बन चुका है, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज और प्राइवेट कंपनीज भी कंट्रीब्यूट कर रही है। ये मिशन पास्ट की सक्सेस पर बेस्ड है, लेकिन उससे आगे बढ़कर एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करने की कोशिश करता है जहां मून एक्सप्लोरेशन सस्टेनेबल हो और इंसान स्पेस में और दूर तक जा सके। सोचो अगर मून सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि फ्यूचर का बेस बन जाए। एग्जैक्टली इसी विजन के साथ नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम डिजाइन किया है। इस मिशन के ऑब्जेक्टिव सिंपल लग सकते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मून पर सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस स्टैब्लिश करना। अपोलो मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए गए थे, लेकिन आर्टेमिस का एम है वहां लॉन्ग टर्म स्टे पॉसिबल करना। मतलब फ्यूचर में मून पर रिसर्च स्टेशन और रेगुलर मिशन हो सकते हैं। दूसरा मेजर गोल है मार्स मिशन के लिए प्रिपरेशन। मून को एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह यूज किया जा रहा है, जहां साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स नई टेक्नोलॉजीज, सर्वाइवल टेक्निक्स और सिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं। जो भी यहाँ काम करेगा वो फ्यूचर में मार्स पर अप्लाई होगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करना। आर्टेमिस का फोकस मून के साउथ पोल पर है, जहां वाटर और आइस मिलने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये वाटर सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए नहीं बल्कि ऑक्सीजन और रॉकेट के फ्यूल बनाने के लिए भी यूज हो सकता है। इससे स्पेस एक्सप्लोरेशन और एफोर्डेबल और एफिशिएंट बन सकती है। एक और पावरफुल ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। आर्टेमिस एक ग्लोबल मिशन है जिसमें अलग अलग कंट्रीज और प्राइवेट कंपनीज मिलकर काम कर रही है। इससे नॉलेज शेयरिंग बढ़ेगी और स्पेस एक्सप्लोरेशन एक शेयर्ड ह्यूमन एफर्ट बनेगा। आखिर में आर्टेमिस का एक सबसे बड़ा गोल है ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाना, स्पेस में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर करना। ये सिर्फ मून तक पहुंचने की बात नहीं है, ये उस फ्यूचर की शुरुआत है जहां इंसान सिर्फ एक प्लेनेट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। अगर आर्टेमिस एक कहानी है तो उसके हर फेस उस कहानी का एक्साइटिंग चैप्टर है। नासा ने इस मिशन को स्टेप बाय स्टेप प्लान किया है ताकि हर स्टेज पर टेक्नोलॉजी टेस्ट हो, रिस्क कम हो और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएं। सबसे पहला चैप्टर है आर्टेमिस 1। ये अनक्रूड बिना एस्ट्रोनॉट्स के मिशन था। इसका पर्पस था सिस्टम को टेस्ट करना। इसमें ओरियन स्पेसक्राफ्ट को मून के ऑर्बिट में भेजा गया और सेफली अर्थ पर लाया गया। ये एक तरह का रिहर्सल था, जैसे फाइनल मैच से पहले प्रैक्टिस। अगला स्टेप है आर्टेमिस 2। ये मिशन पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को मून के पास लेकर जाएगा। क्रू मून का ऑर्बिट करेगा लेकिन लैंडिंग नहीं होगी। इसका गोल है ह्यूमन सेफ्टी सिस्टम को टेस्ट करना और अनश्योर करना कि सब कुछ परफेक्ट काम कर रहा है। फिर आता है सबसे अवेटेड मोमेंट, आर्टेमिस 3। ये वो मिशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स मून पर कदम रखेंगे, स्पेशली साउथ पोल रीजन में। इसी मिशन में फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन मून पर कदम रखेंगे, जो हिस्ट्री का नया चैप्टर होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्यूचर मिशन जैसे आर्टेमिस 4 और 5 मून पर लॉन्ग टर्म प्रेजेंस बिल्ड करने पर फोकस करेंगे। इनमें एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और कंटिन्यूअसली एक्सप्लोरेशन शामिल होगा। इन फेसेस को देखकर एक बात क्लियर होती है
कि आर्टेमिस एक रिस्की जंप नहीं बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड जर्नी है। हर स्टेप नेक्स्ट स्टेप के लिए फाउंडेशन बनाता है। इसी स्ट्रेटेजी की वजह से ये मिशन सिर्फ एक्साइटिंग नहीं बल्कि रिएबल भी है और यही इसे फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन का बैकबोन बनाता है। अगर आर्टेमिस एक पावरफुल मिशन है तो उसकी असली स्ट्रेंथ उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी में छुपी है। नासा ने इस प्रोग्राम के लिए ऐसे स्पेसक्राफ्ट और सिस्टम डिजाइन किए हैं जो पहले कभी यूज नहीं हुए, सेफर, स्मार्टर और ज्यादा पावरफुल। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ओरियन एयरक्राफ्ट। यह एक मॉडर्न क्रू कैप्सूल है जो एस्ट्रोनॉट्स को डीप स्पेस में ले जाने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। ओरियन में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, रेडिएशन प्रोटेक्शन और हाई स्पीड री एंट्री कैपेबिलिटी है जिससे एस्ट्रोनॉट्स सेफली अर्थ पर वापस आ सकें। इस मिशन का बैकबोन है स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये नासा का सबसे पावरफुल रॉकेट है जो ओरियन को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर डायरेक्टली मून की तरफ पुश करता है। इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ये हैवी पेलोड्स और फ्यूचर मिशंस के लिए भी परफेक्ट है। टेक्नोलॉजी यहीं तक लिमिटेड नहीं है। आर्टेमिस में एडवांस नेविगेशन सिस्टम यूज किए जा रहे हैं जो स्पेसक्राफ्ट को एक्यूरेटली गाइड करते हैं, इवन मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर स्पेस में भी। साथ ही ऑटोमेशन और एआई बेस्ड सिस्टम का यूज भी बढ़ रहा है ताकि ह्यूमन एरर कम हो और मिशन ज्यादा सेफ हो। एक और एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है रीयूजेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। आर्टेमिस का एम है ऐसे सिस्टम को डेवलप करना जो बार बार यूज हो सके, जिससे कॉस्ट कम हो और मिशन लॉन्ग टाइम पॉसिबल हो। इन सब टेक्नोलॉजीज को देखकर लगता है कि आर्टेमिस सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि फ्यूचर का टेस्ट लैब है। यहाँ जो इनोवेशन हो रही है वही कल के स्पेस ट्रैवल को डिफाइन करेगी और शायद एक दिन आम इंसान के लिए भी स्पेस जर्नी पॉसिबल बना दे। सोचो अगर मून के पास एक छोटा सा स्पेस स्टेशन हो जहां एस्ट्रोनॉट्स रुक सके, एक्सपेरिमेंट्स कर सके और नेक्स्ट मिशंस की तैयारी कर सके। ये आइडिया है ल्यूनर गेटवे का जो नासा के आर्टेमिस का एक की पार्ट है। ल्यूनर गेटवे एक ऐसा स्टेशन होगा जो मून के ऑर्बिट में घूमेगा। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा ही कॉन्सेप्ट है बस ज्यादा दूर और ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में। इसका मेन रोल होगा एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक ट्रांसिट हब का काम करना। मतलब अर्थ से आने वाले एस्ट्रोनॉट्स यहाँ रुकेंगे फिर यहाँ से मून सरफेस पर जाएंगे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हर मिशन को डायरेक्टली अर्थ से मून तक नहीं जाना पड़ेगा। गेटवे के थ्रू मिशन ज्यादा फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट बन जाएंगे। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स रिसर्च भी कर सकते हैं, अपने नए सिस्टम्स को ट्राई भी कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम स्पेस में भी रह सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, ल्यूनर गेटवे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। इसमें सिर्फ नासा ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्री और स्पेस एजेंसीज भी कंट्रीब्यूट कर रही है। इससे स्पेस एक्सप्लोरेशन एक ग्लोबल टीम वर्क बन रहा है। फ्यूचर में गेटवे का यूज मार्स मिशन के लिए भी हो सकता है। ये ऐसा स्टेपिंग स्टोन बनेगा जहां ह्यूमन दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। ओवरऑल ल्यूनर गेटवे आर्टेमिस मिशन का ब्रिज है, अर्थ और मून के बीच कनेक्शन जो फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन को स्मूथ, सेफ और सस्टेनेबल बनाएगा। अगर आर्टेमिस का सबसे थ्रिलिंग सिस्टम इमेजिन करो, एस्ट्रोनॉट्स का मून पर उतरना, तो उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी काम करती है, उसे कहते हैं ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम। ये सिस्टम ही एस्ट्रोनॉट्स को मून के ऑर्बिट से सेफली सरफेस तक ले जाता है और फिर वापस स्पेस में ले आता है। इस मिशन के लिए नासा ने प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है स्पेसएक्स का। उनका स्टारशिप व्हीकल आर्टेमिस के एचएलएस के रूप में यूज किया जा रहा है। ये एक फुली रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जो स्पेस ट्रैवल को फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बना सकता है। एचएलएस का काम सिंपल लगता है लेकिन एक्चुअली ये काफी कॉम्प्लेक्स है। पहले एस्ट्रोनॉट्स ओरियन एयरक्राफ्ट से मून के ऑर्बिट तक जाते हैं और फिर वहां से एचएलएस में शिफ्ट करते हैं जो उन्हें मून के सरफेस तक ले जाता है। लैंडिंग के बाद एस्ट्रोनॉट्स वहां रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोरेशन करते हैं और मिशन कंप्लीट होने के बाद एचएलएस उन्हें वापस ऑर्बिट में ले आता है। इस सिस्टम में सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न होती है। मून पर लैंडिंग अर्थ से ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता जिसकी वजह से वहां पैराशूट नहीं यूज कर सकते। इसीलिए प्रीसिज इंजन और एडवांस कंट्रोल सिस्टम का यूज होता है। एचएलएस आर्टेमिस मिशन का हार्ट है क्योंकि बिना इसके मून लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में ह्यूमन को मून से मार्स और उससे भी आगे ले जा सकती है। अगर आप सोचते हो कि आर्टेमिस सिर्फ मून पर जाने के लिए है तो पिक्चर अभी इनकम्प्लीट है। इस मिशन का सबसे पावरफुल पार्ट है इसका साइंस, यानी वो एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज जो फ्यूचर को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। नासा का मेन फोकस सिर्फ लैंडिंग नहीं बल्कि नॉलेज गेन है। सबसे पहला और एक्साइटिंग गोल है मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना। ये एरिया स्पेशल है क्योंकि यहाँ ऐसे रीजन है जहाँ सनलाइट कभी नहीं पहुंचती। साइंटिस्ट को लगता है कि वहाँ वाटराइज प्रेजेंस हो सकते हैं। अगर ये कंफर्म होता है तो ये डिस्कवरी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए गेम चेंजर होगी क्योंकि वाटर को ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मून के जियोलॉजी को समझना। आर्टेमिस के एस्ट्रोनॉट्स रॉक्स और सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे जिससे हमें मून की हिस्ट्री और अर्थ के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज मिलेगी। ये रिसर्च साइंटिस्ट को सोलर सिस्टम के अर्ली डेज के बारे में समझाने में हेल्प करेगी। इसके अलावा आर्टेमिस मिशन स्पेस एनवायरनमेंट पे भी एक्सपेरिमेंट करेगा, जैसे रेडिएशन लेवल्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर और लो ग्रेविटी का ह्यूमन पर इफेक्ट। ये डाटा फ्यूचर ड्यूरेशन मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली तब जब इंसान मार्स की तरफ बढ़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आर्टेमिस ये टेस्ट करेगा कि मून के रिसोर्स को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स या फ्यूल। इस कॉन्सेप्ट को इन पोजीशन रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहा जाता है जो फ्यूचर बेसिस के लिए एसेंशियल है। इन सब गोल को देखकर क्लियर होता है
कि आर्टेमिस सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन है। यहाँ की हर डिस्कवरी ह्यूमैनिटी को एक स्टेप आगे लेकर जा रही है। जितना एक्साइटिंग आर्टेमिस मिशन लगता है उतनी ही बड़ी इसकी चैलेंजेस की लिस्ट है। स्पेस एक्सप्लोरेशन कभी इजी नहीं होता और नासा को इस मिशन में टेक्निकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला चैलेंज है बजट और फंडिंग। आर्टेमिस एक लॉन्ग टर्म और हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट है। इसमें एडवांस रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है जिसका कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आता है। अगर फंडिंग में डिले या कट आता है तो मिशन टाइमलाइन भी इफेक्ट होती है। दूसरा मेजर रिस्क है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन एयरक्राफ्ट सिस्टम बहुत एडवांस है, लेकिन इन्हें परफेक्टली काम करना जरूरी है। स्पेस में छोटा सा एरर भी मिशन फेलियर का रीजन बन सकता है। टेस्टिंग और रिलायबिलिटी एंश्योर करना एक बड़ा चैलेंज है। तीसरा और सबसे सेंसिटिव एस्पेक्ट है एस्ट्रोनॉट सेफ्टी। स्पेस में रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर और जीरो ग्रेविटी जैसी कंडीशन होती है। मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए लैंडिंग और सर्वाइवल दोनों रिस्की है। नासा को एंश्योर करना पड़ता है कि एस्ट्रोनॉट्स हर सिचुएशन में सेफ रहें। एक और बड़ी प्रॉब्लम है टाइमलाइन डिलेज। आर्टेमिस में कई फेसेस ऑलरेडी डिले हो चुके हैं क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में टाइम लगता है। हर डिले से कॉस्ट भी बढ़ती है और पब्लिक एक्सपेक्टेशन भी अफेक्ट होती है। इसके अलावा इंटरनेशनल पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनीज के कोऑर्डिनेशन में भी चेंजेस आते हैं। एक डायरेक्शन में काम करना होता है, इसीलिए कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर फिर भी इन सब रिस्क के बावजूद भी आर्टेमिस आगे बढ़ रहा है। हर चैलेंज के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, बेटर टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्गर प्लानिंग और सेफर मिशन। अगर आप सोचते हो कि आर्टेमिस सिर्फ मून तक लिमिटेड है तो ये मिशन फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। नासा ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि इसका इम्पैक्ट आज से ज्यादा कल पर पड़ेगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा मार्स मिशन पर। आर्टेमिस मून को टेस्टिंग ग्राउंड बना रहा है, जहां एस्ट्रोनॉट्स नए सिस्टम, टेक्नोलॉजी और सर्वाइवल मेथड टेस्ट करेंगे। जो कुछ भी यहाँ सक्सेसफुल होगा वो मार्स जैसे डिफिकल्ट मिशन में यूज किया जाएगा। मतलब आर्टेमिस एक स्टेपिंग स्टोन है जो इंसान को दूर ले जाने की तैयारी कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पेस इकोनॉमी का डेवलपमेंट। आर्टेमिस के थ्रू प्राइवेट कंपनी जैसे स्पेसएक्स एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही है। इससे नए जॉब्स, इनोवेशन और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म और रिसोर्स मिनिंग जैसे कॉन्सेप्ट भी रियल हो सकते हैं। आर्टेमिस का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अलग अलग कंट्रीज और स्पेस एजेंसीज मिलकर काम कर रही है, जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन ग्लोबल एफर्ट बन रहा है। यह कोलैबोरेशन फ्यूचर मिशंस को और पावरफुल और एफिशिएंट बनाएगा। इसका एक इमोशनल और इंस्पिरेशनल इम्पैक्ट भी है। आर्टेमिस नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करता है, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, ड्रीमर्स को, कि स्पेस में करियर बनाना पॉसिबल है। ये मिशन ह्यूमैनिटी को एक कॉमन गोल देता है। आखिर में आर्टेमिस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंसान की बाउंड्रीज को एक्सपेंड करता है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक बिगिनिंग है, एक ऐसे फ्यूचर की जहां इंसान सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं रहेंगे बल्कि स्पेस में अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश करेंगे। सोचो, आज हम सिर्फ रात को चांद को देखते हैं, पर शायद वहां से अर्थ को देख रहे होंगे। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक सफर है जो ह्यूमैनिटी को चेंज कर रहा है। जहां पहले मून दूर एक मिस्टीरियस जगह लगता था, वही अब फ्यूचर बेस बनने की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जर्नी अभी शुरू हुई है। हर मिशन के साथ नए क्वेश्चन, नई डिस्कवरी, नई पॉसिबिलिटीज सामने आती रहेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप चांद को देखो तो एक बात जरूर सोचना कि कुछ सालों में इंसान चांद पर जा नहीं रहा होगा बल्कि वहां रह रहा होगा। और ये कहानी ये अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरू हुई है।